Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 11th of February 2021. तो गाइज आज है तारीख 11 फरवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। क्या करना है, आप लोगों को उस टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहां पर आप लोग डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ बढ़ते हैं आगे। यह है हमारा पहला आर्टिकल और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंदर बात करी जा रही है इंडिया एंड अफगानिस्तान के रिलेशंस के बारे में। क्योंकि इंडिया एक डेवलपमेंट कर रहा है, अफगानिस्तान के अंदर एक डैम लगा रहा है जिस डैम का नाम है शतूत डैम। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। एक साइनिंग सेरेमनी हो चुकी है, ऑलरेडी यहां पर सेरेमनी हो चुकी है। कौन सी साइनिंग सेरेमनी होती है, क्या साइन करा जाता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर लिया गया है और क्या है कि भाई अब कंस्ट्रक्शन करा जाएगा एक शतूत डैम का। तो शतूत डैम कहां पे बनाया जा रहा है? अफगानिस्तान में। कौन बनवा रहा है? इंडिया यहां पे पूरी तरह से डेवलप कर रहा है उसको। और सबसे बड़ी बात, ये साइन कर दिया गया है 9 फरवरी 2021 को। तो ऑलरेडी हम लोग इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर चुके हैं। नाउ यहां पे थोड़ा सा डिटेल में पता चलेगा कि इंडिया की साइड से किसने साइन किया, अफगानिस्तान की साइड से किसने साइन किया। तो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसको साइन करा गया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। साथ ही साथ फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे मिस्टर हनीफ अतमर, और साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर के सामने ये सारी चीजें करवाई गई हैं। ठीक है, और अफगानिस्तान की साइड से अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी। तो यहां पर इन लोगों के द्वारा ये साइन करा गया। अब इससे एक चीज और बढ़ जाती है, वो क्या? जो ये प्रोजेक्ट है इससे जो नया डेवलपमेंट कर रहा है इंडिया, यहां पर इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। क्यों? दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं दोनों मिलकर साथ में, तो ऑब्वियस सी बात है इनके रिलेशंस भी काफी अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए हम लोगों को नजर आएंगे। ओके, नाउ यहाँ पे शतूत डैम से क्या फायदा होगा? ये जो डैम लगाया जा रहा है उससे फायदा क्या होगा? इसे ललंदर भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ललंदर डैम भी बोला गया है। नाउ इससे जो काबुल सिटी है जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल है, काबुल सिटी में एक पानी पीने वाला, ठीक है, एक ड्रिंकिंग वाटर की जरूरतें पूरी कर सकेगा ये डैम। साथ ही साथ आपको सिंचाई के लिए वहां पर काफी सारी व्यवस्था प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर ये डैम लग जाएगा तो सिंचाई के लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। बहुत सारी इरिगेशन ड्रेनेज नेटवर्क इनको हम वापस से रिहैबिलिट कर सकेंगे और फ्लड जो प्रोटेक्शन है उसको ला सकेंगे, यानी कि जो बाढ़ वगैरह है उससे हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे, चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकेंगे। ऑब्वियस ही बात है, डैम बन रहा है तो उससे बिजली उत्पन्न करके हम लोग वहां पे लोगों को प्रोवाइड कर सकेंगे। तो ये इस डैम से काफ़ी सारा फायदा हो रहा है उस पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों को। ओके, तो ये थे कुछ यहाँ पर। उसी के बाद में ये बताया गया कि भाई इस टाइप का पहले भी हम लोग एक डैम बना चुके हैं अफगानिस्तान में और एक डेवलपमेंट कर चुके हैं जिसका नाम था सलमा डैम। ठीक है, जिसको इनॉग्रेट करा गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, साथ ही साथ प्रेसिडेंट के द्वारा जुलाई 2016 के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा डैम है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। नाउ बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 2। यहां पर बात करी गई है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, यानी एग्रीकल्चर में अगर आप लोग केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो उससे जो है फसल को नुकसान पहुंच जाता है। यहां पर ये चीजें डिस्कस करी गई हैं। तो जो यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर हैं इन्होंने लोकसभा को इन्फॉर्म किया किस चीज के बारे में कि भाई एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर के बारे में इन्फॉर्म करा गया है। तो यहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो चली हैं किसके अंडर में? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट के अंडर में ये सारी इन्वेस्टिगेशन चली हैं। लॉन्ग, और बताया गया जो लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट, अगर आप सालों तक ज़्यादा से ज़्यादा लगातार आप केमिकल फर्टिलाइजर्स से अपनी फसलों को उगा रहे हो तो वो एक काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव डाल सकता है आपकी क्रॉप्स के ऊपर। दूसरी चीज़, सॉइल की जो हेल्थ है वो काफ़ी बर्बाद हो सकती है और जो क्रॉप्स हैं, जो फसल होंगी, उनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स ये सब नहीं होंगे क्योंकि वो सब केमिकल से उगाए जा रहे हैं।
तो यहाँ पर बेसिकली ये कहना है, ठीक है। और यहाँ पर रिपोर्ट के द्वारा यही सारी चीजें बताई गई हैं। नाउ थोड़ा सा हम लोग देखेंगे डिटेल में एक और चीज की, जो सरकार है हमारी हमारी गवर्नमेंट ने एक नेशनल मिशन को लॉन्च कर रखा है, किसके ऊपर, सॉइल हेल्थ के ऊपर। इसमें क्या होता है, सरकार इस मिशन के थ्रू जो सॉइल की टेस्टिंग करवाती है कि हाँ भाई सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है या नहीं है, वहां पे क्रॉप उगेगी या नहीं उगेगी, फसल कैसी निकल कर आएगी। ओके, इसी की तरह हमारे पास कुछ योजनाएं भी हैं हमारे इंडिया में। अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एक योजना बनाई गई थी, परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। और बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी हैं जो कि हमारे कृषि क्षेत्र को सपोर्ट करती हैं। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे कुछ और स्टेप्स ले रहे हैं। वो क्या स्टेप्स है कि भाई जो फार्मर्स है उनको एडुकेट करा जाए, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई फार्मर्स को नॉलेज होगी क्रॉप्स के बारे में, केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में, केमिकल फर्टिलाइजर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है क्रॉप्स के ऊपर। ये सारी नॉलेज जब फार्मर्स को मिलेगी तो वो और ज्यादा चीजों को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ओके, तो ये था इस आर्टिकल का कहना। नाउ बढ़ते हैं आगे। आता है हमारा आर्टिकल नंबर 3, और आर्टिकल नंबर 3 के बारे में ग्लेशियल लेक्स के बारे में बताया गया है कि भाई जो ग्लेशियल लेक्स हैं, ग्लेशियल लेक्स यानी कि आप देख रहे हो बर्फीला पहाड़ है और यहाँ की जो बर्फ है वो पिघल के झील में बदल जाती है, ये पानी हो जाता है, तो उसको बोला जाता है ग्लेशियल लेक्स, ठीक है। और इसी के थ्रू आज के टाइम पे अगर आप देखोगे, अभी 2-4 दिन पहले उत्तराखंड के अंदर जो अभी डिजास्टर देखने को मिला था वो भी ग्लेशियल आउटबर्स्ट ही था, एक फ्लड आया था इसी के थ्रू, ठीक है। नाउ यहाँ पर उसी को बताया गया कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है और ग्लेशियल लेक्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं, झील जो है वो काफी हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओके, अभी आप लोग देखोगे रिसेंट एक फ्लैश फ्लड आया था, कहां पे, उत्तराखंड के अंदर, और काफी सारे नुकसान हुआ, उससे लोगों की जानें गई हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है, ठीक है। कैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ वहां पे बहा ले गया वो जो बाढ़ थी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करी जा रही है ऐसे आने वाले टाइम पे और भी चांसेस है हम लोग को और भी डेंजरस ऐसे फ्लैश फ्लड्स हम लोग देख सकते हैं ऐसे रीजन में। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है आज के टाइम पर कि जो ग्लेशियर्स हैं, स्नो है, वो बहुत तेजी से मेल्ट हो रही है और वो सब रिवर के अंदर बदल रही है, पानी के अंदर बदल रही है, ठीक है, जिससे हम लोग को चीजें ये प्रॉब्लम में क्रिएट होती हुई नजर आ सकती हैं। अगर हम बात करें, कुछ अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि भाई ग्लोबल टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है लगातार 2 डिग्री सेल्सियस से, तो इससे ये रिजल्ट आएगा कि जो 45% तक ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ हैं, वो सब डिसअपियर हो जाएंगे, वो सब हम लोग को नहीं दिखाई पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बर्फ पिघल रही है और वो सब झील में बदल रही है। और आप लोगों को मालूम है जितना भी ये हिली एरिया है सब ऊंचाई पे रहते हैं, सारे पहाड़ वगैरह सब ऊंचे एरिया पे रहते हैं। अगर ऊपर से यहाँ पे ये चीजें पिघलती हुई नीचे की साइड फ्लो करेंगी तो ये बहुत तेजी से, जो इसकी स्पीड होगी वो बहुत तेज होगी और ये भी एक फ्लड के अंदर कन्वर्ट होती हुई चीजें नजर आएंगी। और ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है, बहुत खतरनाक होती हैं, इनसे फ्लड आने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। ओके, एक 2005 की स्टडी हुई काठमांडू बेस्ड ICIMOD के द्वारा। ICIMOD का मतलब है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। इनके द्वारा स्टडी करी गई और बताया गया कि भाई ऐसे 127 लेक हैं उत्तराखंड के अंदर, और यहाँ पे और रिसेंट स्टडी में बताया गया कि भाई ऐसी लेक बढ़कर 400 हो गई हैं। तो काफी हद तक लेक्स बढ़ती जा रही हैं, इनको हम लोग को इनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर बताया गया रोड एक्सीडेंट्स को लेकर कि भाई हमारे भारत में साल में कितने लोगों की रोड एक्सीडेंट्स में मृत्यु होती है या फिर कितने लोग इंजर्ड होते हैं। तो इसके लिए हमें भारत सरकार को स्टेप उठाना चाहिए और रोड एक्सीडेंट्स को कम करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया नंबर 1 पे आता है जहां पे सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स दिखाई पड़ते हैं। नाउ तो जो यूनियन मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट के, इन्होंने यहाँ पर ये सारी चीजें बताई हैं और बोला है कि भाई रोड एक्सीडेंट्स है उसको हम लोग कम करेंगे 50% तक 2025 तक। 2025 तक हम लोग रोड एक्सीडेंट्स को 50% तक हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये बोला जा रहा है, जो मिनिस्ट्री ने बोला, आज के टाइम पर अगर हम देखें दुनिया के अंदर तो जो रोड एक्सीडेंट के अंदर जो नंबर 1 पोजीशन पे है वो है इंडिया, उसके बाद US एंड चाइना है। तो आप लोग देख सकते हो बहुत बुरी हालत है। क्यों? ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है हर साल 1.5 लाख लोगों की मौत होती है एक्सीडेंट में और 4.5 लाख लोग इंजर्ड होते हैं हर साल। और अगर हम इसका अंदाजा लगाएं, एक कैलकुलेशन निकालें, तो हर दिन 415 लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट से। तो ये एक बहुत बड़ा डेटा है। अब यहाँ पे लोगों की जान जा रही है, पोटेंशियल कम हो रहा है, बहुत सारी चीजें, कंट्री की एक तरीके से ग्रोथ भी कम हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है, GDP भी हमारी काफी ज्यादा लॉस में चली जाती है, ठीक है। और जो लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है उनकी उम्र
18 से 45 साल तक लोगों की सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता हुआ हम लोग को दिखाई पड़ता है, यहाँ पे ये बताया गया। नाउ सरकार को क्या एफर्ट लगाने चाहिए? सरकार क्या करेगी? जो मिनिस्ट्री है आज के टाइम पर वो इन एक्सीडेंट्स को कम करने वाली है। पहले तो वो 5,000 एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट बना देगी कि भाई ये खतरनाक जगह है, यहां पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। उसके बाद 40,000 किलोमीटर्स का जो रोडवे है उसमें वापस से ऑडिट करेंगे हम लोग, और उसे वापस से उस पे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाकर उसको एक सेफ्टी भरी रोड बनाई जाएगी। ठीक है, तो यहां पे बताया गया 14,000 करोड़ रुपए का फंड लगेगा ताकि जो रोड की सेफ्टी है उसको इंप्रूव करा जा सके और एक्सीडेंट्स को कम करा जा सके। ओके ना, उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 5 के ऊपर। 5वें आर्टिकल के अंदर बात करी गई है नेशनल मॉनसून मिशन के बारे में। तो जो नेशनल मॉनसून मिशन है इसका क्या रोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है इसने भाई इन्फॉर्म करा राज्यसभा को किस चीज के बारे में? एनएमएम नेशनल मॉनसून मिशन के बारे में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या काम है? ये जो नेशनल मॉनसून मिशन है, ये जो स्कीम है आप कह सकते हो, इसमें मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है ये लोग वेदर को फोरकास्ट करेंगे, क्लाइमेट का प्रेडिक्शन करेंगे, यानी कि जो वेदर होने वाला है आने वाले टाइम में उसका एक अंदाजा लगाया जा सके। ठीक है, ताकि चीजों को हम और ज्यादा अच्छी तरीके से आज के टाइम पर कंट्रोल करके चल सके। क्योंकि देखो होता क्या है, जितना हम लोग प्रेडिक्शन अच्छा कर पाएंगे कि भाई कल कैसा वेदर रहने वाला है, कल कैसी चीजें होने वाली है, तो उसके हिसाब से आज हम चीजों को मेंटेन करके चल पाएंगे। तो उसी के लिए यहां पे नेशनल मॉनसून मिशन वर्क करता है। और यहां पे आप देख पाओगे जो इसका प्रेडिक्शन है ये शॉर्ट रेंज में भी करता है और लॉन्ग रेंज में भी करता है, यानी 1 से 10 दिन का भी प्रेडिक्शन करता है कि भाई आज से आने वाले 10 दिन में ये सिचुएशन होगी, वेदर ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, ऐसी प्रेडिक्शन भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ 1 महीने की प्रेडिक्शन भी कर देता है, भाई 1 महीने में ऐसा ऐसा वेदर होने वाला है, ऐसा ऐसा मौसम होगा, चेंजेस होंगे ऐसा। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन करना मतलब एक अनुमान लगाना पहले से ही, तो ये काम होता है नेशनल मॉनसून मिशन का। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे वही सारी चीजें बताई गई हैं कि पीरियड इसका कितना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कि भाई ये जो मिशन है डेवलप एंड इंप्लीमेंट सिस्टम फॉर क्लाइमेट एप्लीकेशन होगा। होता क्या है कि भाई यहाँ पर अगेन वही सारी चीजें कि इससे क्या होगा कि भाई एग्रीकल्चर का लिए फ्लड फोरकास्ट हो जाएगा, यानी कि अगर बाढ़ आने वाली होगी तो बाढ़ का हमें पहले पता चल जाएगा कि बारिश ज्यादा हो रही है। ठीक है, या फिर कुछ इवेंट्स और बहुत सारे होते हैं, विंड एनर्जी के, इन सब चीजों के बारे में हम पहले से पता लगाया जा सकते हैं। हम लोग पहले से ही जो है अंदाजा लगा सकते हैं अपने डेटा के थ्रू। ओके ना, उसके लिए यहां पर मेजर अचीवमेंट्स बताए गए हैं। ये जो नेशनल मॉनसून मिशन है इसके ढेर सारे अचीवमेंट्स, यानी बहुत इसने आप कह सकते हो सक्सेस हासिल करी है पिछले 3 सालों में। तो यहां पे आप देख पाओगे सबसे पहले तो इसने एक एडवांस प्रेडिक्शन सिस्टम बनाया, यानी कि जो ये लोग आज के टाइम पर प्रेडिक्शन कर रहा है इस मिशन में जो भी अंदाजा लगाया जाता है वो एग्जैक्टली लगाया जा रहा है और बहुत ही हाई रिजोल्यूशन का है। मतलब जैसा बोला जा रहा है सटीक बिल्कुल वैसी चीजें देखने को मिल रही हैं। इससे चीजें काफी अच्छी तरीके से एक दिन पहले से इंप्लीमेंट कर पाओगे और मौसम से आप लोग एक तरीके से कह सकते हो इंप्लीमेंट कर पाओगे चीजों को और लड़ पाओगे। ठीक है, अगर बुरा मौसम है तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहोगे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, आज का हमारा 6th या 7th आर्टिकल है, मे बी मुझे याद नहीं कौन सा आर्टिकल है। नाउ यहाँ पर यह आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है मखाना से रिलेटेड। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है क्या कि भाई हम अगर बात करें इंडिया के अंदर कौन से मेजर रीजन्स हैं जहां पर मखाना का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, वो है दरभंगा। याद रखना दरभंगा, और साथ में यहां पे बोला गया है मिथिला। दरभंगा एंड मिथिला ये आप कह सकते हो बहुत ही जनरल जगह है जहां पर मखाने का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है और ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इस वजह से मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताना सही समझा। तो गाइज इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर के वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी दे दिया गया है, वहां पे जाकर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो एक लास्ट चीज और सुन लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का भी लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग वहां पर आप लोग अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो और आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई मिल जाएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।